नमस्कार शिक्षक बंधुओं, दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 1 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग 8 आकलन लंबाई मापन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और एक एक प्रश्नों को समझेंगे और उसका हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो कि स्क्रीन में आप देख ही रहे हैं कि लंबाई का मापन टॉपिक का नाम है, जिसमें हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आ गया है। कक्षा पहली की कनिका कक्षा की दीवार की चौड़ाई मापना चाहती है। उसके लिए उसने अपने सभी साथियों की छोटी बड़ी पेंसिलों को इकट्ठा किया और दीवार के किनारे सभी पेंसिलों को रखकर चौड़ाई को मापा और बताया कि कक्षा की चौड़ाई 54 पेंसिल लंबी है। आपको क्या लगता है कि कनिका में किस अवधारणा की समझ होने पर वो समझ पाती कि उसे एक जैसी लंबाई वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना था? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है विभाजन, पार्टीशनिंग। दूसरा है इकाई पुनरावृत्ति, यूनिट इटरेशन। तीसरा संक्रामिता, जिसको ट्रांजिटिविटी कहेंगे। और चौथा या अंतिम लंबाई का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ लेंथ। तो इसमें हम लोग विभाजन को चुनेंगे, क्योंकि पहला विकल्प इसलिए सही मान रहे हैं कि कनिका के पास अगर विभाजन या पार्टीशनिंग की समझ होती तो वह समझ पाती कि दीवार की चौड़ाई को मापने के लिए बराबर लंबाई वाली इकाई यानी बराबर लंबाई की पेंसिल की ज़रूरत होगी। विभाजन का मतलब है कि किसी चीज़ की लंबाई को बराबर हिस्सों में बांट कर देख पाना। तो अब हम सबमिट बटन दबाते हैं। देखिए, सबमिट करने से पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेना है विभाजन को। चलिए, अब सबमिट बटन देखिए सही हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। कक्षा पहली की अध्यापिका सलमा जी ने लंबाई की शुरुआत एक गतिविधि से कराई, जिसमें उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को जूते एक दूसरे से बदल कर पहनने को कहा। उसके बाद अध्यापिका ने सभी को बताने के लिए बोला कि जो बच्चे जूते पहन पाए वो क्यों पहन पाए और जो नहीं उसके क्या कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सलमा जी का इस गतिविधि कराने के पीछे क्या उद्देश्य होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है बच्चों को तुलना करने के मौका देना। दूसरा, बच्चों में छोटा, बड़ा, बराबर, बहुत बड़ा जैसे शब्दों की समझ बनाने का मौका देना। तीसरा, बच्चों को खेल खिलाने का मौका देना। और अंतिम, बच्चों का ध्यान जूते के आकार की तरफ दिलाने का मौका देना। तो इसमें पहला और दूसरा विकल्प सही लग रहा है। बच्चों को तुलना करने के मौका देना और बच्चों में छोटा, बड़ा, बराबर, बहुत बड़ा जैसे शब्दों की समझ बनाने का मौका देना। अब हम लोग सबमिट करेंगे। देखिए, सही उत्तर है। अब हम लोग अगला प्रश्न पर जाते हैं। प्रश्न संख्या 3। कक्षा दूसरी की शिक्षक जूही जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है। लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौके में ही पता करना था कि उस समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है कि ये गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। एक है विभाजन, पार्टीशनिंग। दूसरा है संरक्षण, कंजर्वेशन। तीसरा है संक्रामिता, ट्रांजिटिविटी। और अंतिम है इकाई पुनरावृत्ति यानी यूनिट इटरेशन। तो हम लोग इसमें संक्रामिता यानी ट्रांजिटिविटी को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। तो देखिए, उत्तर सही है। और उत्तर सही होने के पीछे क्या कारण है? तीसरा विकल्प इसलिए सही है कि संक्रामिता या ट्रांजिटिविटी की समझ यही होती है कि बच्चे समझ पाए कि अगर कोई चीज़ ए
चीज़ बी से लंबी है और चीज़ सी चीज़ बी से छोटी है तो चीज़ ए सबसे लंबी है। इस समझ को संक्रामिता बोलते हैं। लंबाई मापन में ये समझ काफ़ी अहम है, क्योंकि इसी समझ की वजह से बच्चे तीसरी चीज़ की मदद से दो चीज़ों की लंबाई की तुलना कर पाते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। कक्षा 3 के शिवम को परीक्षा पत्र में एक रेखा को मापने का सवाल मिला, लेकिन उसका स्केल 2 सेंटीमीटर तक टूटा हुआ था। इसलिए उसने 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 6 सेंटीमीटर लंबा बताया। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। शिवम जानता है कि टूटे हुए स्केल से मापा नहीं जा सकता है। दूसरा, शिवम केवल स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है। तीसरा, शिवम अभी लंबाई को छोटी इकाइयों में देखकर नहीं समझता है। और अंतिम, शिवम को अभी स्केल का इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो इसमें हम लोग दूसरा और तीसरा विकल्प को चयन करते हैं। तो दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। क्यों सही है इसका कारण देखिए कि शिवम केवल स्केल की आखिरी संख्या पर ध्यान देता है, इसलिए उसने 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 6 सेंटीमीटर का बताया। वह ये भी नहीं समझता है कि 2 से शुरू करने पर 1-1 सेंटीमीटर की केवल 4 ही इकाई का उसने इस्तेमाल किया है, यानी वो लंबाई को छोटी इकाई में देखकर भी नहीं समझता है। पहला विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि टूटे हुए स्केल से भी लंबाई को मापा जा सकता है। चौथा विकल्प इसलिए सही नहीं है क्योंकि शिवम काफ़ी हद तक ये तो जानता है कि स्केल की जिस भी संख्या पर किसी चीज़ की लंबाई ख़त्म हो रही है वो ही उसकी लंबाई होगी, लेकिन वो किस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वो 2 सेंटीमीटर से चीज़ की लंबाई को मापना शुरू किया है तो उसे आखिरी संख्या में से 2 सेंटीमीटर लंबाई घटानी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग विकल्प 2 और 3 चुने, तो ये सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। दिवाली के समय कक्षा 3 की शिक्षिका ने बच्चों को कक्षा सजाने के लिए बोला। शिक्षिका ने बच्चों को झालर और रिबन को अपनी उंगलियां बालिश के मापने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से बच्चों को लंबाई मापन की समझ बनाने में क्या फ़ायदा मिलेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। चीज़ों की लंबाई का बेहतर अंदाज लगा पाएंगे। दूसरा, इकाई के बार बार इस्तेमाल को समझ पाएंगे। तीसरा, लंबाई मापन की मूल प्रक्रिया को समझ पाएंगे। चौथा, इकाइयों का समान होना जरूरी नहीं है, ये समझ पाएंगे। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प हम लोग मुझे सही लग रहा है। तो देखिए इसका क्या कारण हो सकता है। पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प क्यों सही है? जब बच्चे अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करके चीज़ों का मापन करते हैं तो वे मापन को अपने शरीर के अंगों से जोड़कर समझने लगते हैं, और यही कारण है कि वे लंबाई का बेहतर अंदाज़ा लगाने लगते हैं। साथ ही ये समझ भी बना पाते हैं कि बालिश या उंगलियों का इस्तेमाल बार बार चीज़ों की लंबाई को मापने के लिए कर सकते हैं। बेहतर अंदाज़ा और इकाई के बार बार इस्तेमाल की समझ बच्चों को लंबाई मापन की मूल प्रक्रिया को समझने में मदद करती है, और यहीं से बच्चे समझने लगते हैं कि किसी चीज़ की लंबाई को अलग अलग उंगलियों या बालिश से मापने से उसका माप हर बार नया आता है। इसलिए किसी एक ऐसी चीज़ से मापना ठीक होगा जो हर बार समान हो, जैसे धागा, यू क्लिप आदि, क्योंकि इन समान इकाइयों से कोई भी मापे किसी चीज़ की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए चौथी विकल्प सही नहीं है। अब सबमिट करते हैं। चलिए, ये भी सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। कक्षा 3 की अध्यापिका तबस्सुम जी ने बच्चों को
1 सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर बताया कि क्यूब के सभी आयाम 1 सेंटीमीटर लंबे हैं। इसके बाद स्केल दिखाकर बताया कि स्केल का 1 सेंटीमीटर और क्यूब की लंबाई दोनों बराबर हैं। उसके बावजूद भी बच्चों ने स्केल से चीज़ों की लंबाई मापते समय कई गलतियां की। आपको क्या लगता है कि इन गलतियों के क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, बच्चों को केवल सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर उसके बारे में बताया गया, उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं कराया गया। दूसरा, बच्चों को अपने स्केल बनाने का मौका नहीं दिया गया। तीसरा, बच्चों को स्केल के हर सेंटीमीटर में उस क्यूब को रखकर नहीं दिखाया गया कि सभी सेंटीमीटर आपस में बराबर है। और चौथा, बच्चों का सीखते समय ऐसी गलती करना स्वाभाविक है। तो इसमें पहला और दूसरा विकल्प सही लग रहा है। तो कारण क्या होगा इसका? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को दिखाकर उससे परिचित कराना उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि सेंटीमीटर क्यूब की ज़रूरत को महसूस कराना है। ये ज़रूरत बच्चे तब महसूस करते हैं जब वे अमानक इकाइयों के साथ काफ़ी काम कर चुके होते हैं और ये समझने लगते हैं कि हमें एक ऐसी इकाई की ज़रूरत होगी जो कि मानक होगी। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। तो ये भी सही है। अब देखिए 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। कक्षा 3 के अमन ने 1 मीटर स्केल से मापते हुए एक मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर लिखी क्योंकि उसने स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ा। अध्यापिका ने सेंटीमीटर की तरफ इशारा करते हुए अमन से कई बार प्रश्न किया कि क्या एक मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो सकती है। तब भी अमन ये नहीं समझ पाया कि मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि अमन किस समझ की कमी की वजह से ये गलती कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है सेंटीमीटर का अंदाज़ा या उसकी समझ। दूसरा, मीटर स्केल के इस्तेमाल की समझ। तीसरा, मीटर और सेंटीमीटर के रिश्ते की समझ। और चौथा, सेंटीमीटर स्केल को इस्तेमाल करने की समझ। तो इसमें पहला विकल्प सही लग रहा है। तो क्यों है? इसका कारण है कि अमन को 1 सेंटीमीटर की समझ तो क्या उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। अगर हम बेहतर अंदाज़ा लगा पाते हैं तो ज़्यादातर समय हम अपनी गलतियां भी पकड़ लेते हैं। ऐसे ही स्थिति में अगर अमन को 1 सेंटीमीटर का अंदाज़ा होता तो वह झट से पकड़ लेता कि मेज 1 सेंटीमीटर की नहीं हो सकती। दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प इसलिए सही नहीं है क्योंकि इस गलती को बिना स्केल के इस्तेमाल और बिना मीटर और सेंटीमीटर के रिश्ते को समझे भी पकड़ा जा सकता था। तो इसको सबमिट करते हैं। चलिए, ये भी सही है। अब हम लोग 8वां प्रश्न पर आ चुके हैं। कक्षा 3 में सुधीर जी ने एक गतिविधि के दौरान बच्चों को सेंटीमीटर और मीटर दोनों स्केल दिए। बच्चों को कक्षा का अलग अलग चीज़ों को मापना था और चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्केल को चुनना था। इस कक्षा की मुन्नी ने डस्टर की लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर स्केल को चुना और डस्टर की लंबाई को सही मापा। दरवाजे की लंबाई मापने के लिए भी उसने सेंटीमीटर स्केल का चयन किया। आप मुन्नी की समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे सटीक विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, मुन्नी मीटर और सेंटीमीटर के बीच रिश्ता समझती है। दूसरा, मुन्नी अभी मापना नहीं जानती है। तीसरा, मुन्नी की कक्षा में केवल सेंटीमीटर स्केल से ही परिचित कराया गया है। चौथा, मुन्नी नहीं समझती है कि कब छोटी और बड़ी इकाई का इस्तेमाल ठीक रहेगा। तो इसमें हम लोग चौथा विकल्प को चुनते हैं। इसका कारण क्या होगा? क्योंकि मुन्नी ने डस्टर की लंबाई को बिल्कुल ठीक मापा, यानी वो मापना तो जानती है। अगर मुन्नी सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को समझती होती तो वो ये समझ पाती कि किस चीज़ को मापने के लिए कौन सा स्केल ठीक रहेगा, जिससे माप भी ठीक आए और गलतियां भी कम हो। यही समझ आगे जाकर बच्चों को यह समझने में मदद करती है
कि किलोमीटर को मापने के लिए क्यों हम सेंटीमीटर या मीटर स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरा विकल्प इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर कक्षा में केवल सेंटीमीटर स्केल से ही परिचित कराया गया होता तो शिक्षिका ने मीटर स्केल का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को नहीं दिया होता। तो इसको सबमिट करते हैं। चलिए, ये भी सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या है? कक्षा 4 की अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों को सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के सभी नियम समझाए। उसके बाद इन सवालों का लंबे समय तक अभ्यास भी कराया, लेकिन फिर भी बच्चों ने परीक्षा में अधिकतर सवाल गलत किए। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है कि बच्चों ने मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को अच्छे से नहीं समझा। दूसरा, बच्चे परीक्षा के समय तक मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को भूल गए। तीसरा, बच्चे ने सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को सिर्फ ऊपरी तौर से समझा। और चौथा, बच्चे परीक्षा में गलती करते ही हैं। तो इसमें हमें तीसरा विकल्प सही लग रहा है, क्योंकि सिर्फ सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को बता देने और याद करा देना इस बात का संकेत है कि बच्चों ने इस अवधारणा को केवल ऊपरी तौर से समझा है, न कि उसकी गहराई से समझ बनाई है। इस अवधारणा की गहराई से समझ बनाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे खुद के स्केल बनाएं और साथ ही बच्चों को इकाइयों के बीच के रिश्ते को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा विकल्प इसलिए सही नहीं है क्योंकि किसी चीज़ की गहरी समझ होने पर हम लंबे समय तक उसके नियम को नहीं भूलते, क्योंकि हमने वो नियम खोजे हैं, न कि सिर्फ रटे हैं। चौथा विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की गहरी समझ नहीं होती है तो हम सिर्फ परीक्षा में ही नहीं बल्कि हर स्थिति में उस अवधारणा से संबंधित गलती करते हैं। तो ये सबमिट करते हैं। तो ये भी सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। बच्चों के सामने हमेशा एक समस्या को रखकर उसके हल खोजने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना यानी समस्या हल करने की पद्धति को कक्षा में इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सभी बच्चों को समस्या हल खोजने में मज़ा आता है। दूसरा, बच्चे एक दूसरे को गलत साबित कर पाते हैं। तीसरा, बच्चा एक समस्या के कई हल खोज पाते हैं। और चौथा, बच्चे समस्या को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं। तो इसमें तीसरा और चौथा विकल्प को सही मानते हैं। क्यों? इसका समस्या हल करने की पद्धति का मतलब है कि हम जिस अवधारणा को पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए एक समस्या बनाते हैं और उसे बच्चों के सामने रखते हैं ताकि बच्चे उसके अलग अलग हल बता सकें। इसका फ़ायदा यही होता है कि बच्चे अपने अपने तर्क और अनुभव के आधार पर समस्या के हल निकालते हैं, जिससे बच्चों के सामने एक ही समस्या के कई हल आते हैं और अलग अलग नज़रिए भी। दूसरा विकल्प इसलिए सही नहीं है क्योंकि बच्चे एक दूसरे को गलत साबित करें। ये समस्या हल पद्धति का उद्देश्य नहीं है, बल्कि बच्चे एक दूसरे के नज़रिए को समझे, ये इस पद्धति की एक मुख्य बात है। पहला विकल्प इसलिए सही नहीं है क्योंकि कक्षा के सभी बच्चों को समस्या के हल खोजने में मज़ा आए, ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे के लिए सही हो। तो इसको अब सबमिट करते हैं। तो ये भी सही है। अब हम लोग इसको पूर्ण कर लिए। तो इस तरह से हमने इस एपिसोड को पूरा किया, इस आकलन को पूरा किया। ठीक है, धन्यवाद। आप इसे तैयार रखें।